देखिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम पेमेंट, रिसीव, जर्नल, कॉन्ट्रा, ठीक है, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना रिसीव और पेमेंट से। ठीक है, देखिए मेरी कंपनी बन रही है, इसके बारे में स्टार्ट करें। अभी देखिए मेरी कंपनी बन चुकी है, मैं इस पर पासवर्ड यूजर डालता हूँ और नॉर्मल जैसे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाता हूँ उस तरह की मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकता हूँ। देखिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पेमेंट, रिसीव्ड, जर्नल, कॉन्ट्रा। तो सबसे पहली बात आती है कि सर पेमेंट का यूज़ कब करते हैं, क्या करते हैं, पेमेंट का यूज़ हम कब करते हैं, क्या करते हैं, पेमेंट का यूज़ हम कब करते हैं। जब हम किसी हमारे पास जब पैसा जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेमेंट यूज़ करते हैं। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिसीव यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए पेमेंट के दो सोर्स होते हैं पेमेंट करने, एक होता है आपका कैश, एक होता है आपका बैंक। दो ही तो सोर्स होते हैं, कोई तीसरा तो अब आप लोगों ने बना लिया कि पेटीएम से कर दो, अमेजोन उससे, एयरटेल से कर दो, जो आपके मन में आए वो कर दो। वो सोर्स तो नहीं है बट अब आजकल उसको वो यूज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो हम दो ही सोर्स के बारे में सीखेंगे, एक तो कैश के बारे में, दूसरा बैंक के बारे में। देखिए अगर आपने किसी को पेमेंट दी है, क्या करा है, आपने किसी को पैसा दिया है, तो उसकी एंट्री आप कहां से करेंगे, पेमेंट से। कहां से करेंगे, इसका इसका मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहले समझिए, अगर आप किसी को पैसा देंगे तो कहां से एंट्री करेंगे, पेमेंट से। जब पैसा आएगा तो उसकी एंट्री कहां से करेंगे, रिसीव से। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने पेमेंट में गया, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास वही नॉर्मल टॉपिक तीन है जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, जैसा पेमेंट, रिसीव, ऐड, मॉडिफाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है ऐड। ऐड में हम गए परचेज। सबसे पहले यहाँ तारीख डालेंगे, हम जब परचेज पेमेंट करें तो मैंने बोला 25 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 25 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ। याद रखना जब भी आप किसी को पैसा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डी है, डी का मतलब होता है डेबिट। डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट। डेबिट के तीन मतलब होते हैं, जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं। तीसरा, ठीक है, जो वस्तु आती है वो क्या होती है, हमारी डेबिट। पहला एग्जांपल समझते हैं। मैंने पहला बोला कि मैंने कमल को 2000 रुपए पेमेंट करी, क्या करी, कमल को 2000 रुपए दिए हैं। तो सबसे पहली बात है, अब यहाँ पर देखिए कमल है नहीं है, तो मैंने F3 करके बनाया कमल और ग्रुप में डाल दी संडी क्रिएटर। संडी कमल हमारा कौन था, ये संडी क्रिएटर है जिससे हम माल खरीदे, जिसको हमें पैसा देना होता था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20,000 रुपए कमल को दिए। तो मेरे पास से क्या गया, कैश। मेरे पास से जो चीज गया कैश, तो सी मतलब क्रेडिट होता है, जिसके पास से कैश जाता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, ऐसी हमारी सारी इनकम भी क्रेडिट होती है। जैसे डेबिट के तीन मतलब थे, वैसे ही आपके क्रेडिट के भी तीन मतलब होते हैं। क्या होते हैं आपके, क्रेडिट के भी आपके तीन मतलब होते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, इस समय कमल को 2000 रुपए मिले और हमारे पास से 2000 रुपए कैश कम हो गया। क्या हो गया, कैश कम हो गया। जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूंगा, क्या करूंगा, इस बिल को सेव करूंगा, सेव कर दिया इस बिल को मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर ओल्ड प्लस एल से, ओल्ड प्लस एल से क्या होता है, किसी एक पार्टी का लेजर आता है, क्या आता है, ओल्ड प्लस एल से किसी एक पार्टी का। अब अगर मैं कमल का बैलेंस देखूं तो देखिए कमल के बैलेंस में यहाँ पर डी आर दिखा रहा होगा। अब डी आर का मतलब होता है जिससे पैसा लेना होता है, सी आर का मतलब होता है जिसको पैसा देना होता है। अब डी आर यहाँ पर क्यों आ गया सर, क्यों इसलिए आया, क्योंकि हमने इससे माल तो खरीदा नहीं है और एडवांस में पैसे दे दिए इसको, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, डी आर आ गया। क्या आ गया, डी आर। इसका मतलब हमें इससे पैसा 2000 रुपए लेना है, लेकिन जब इससे माल खरीदेंगे तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिक अपने आप लेस हो जाएगा। ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर ओल्ड, हाँ हाँ वो भी बताऊंगा सर, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ बताइए, दे बताइए, योर अकाउंट डेबिट, हाँ 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 मैं समझा, 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैंने इस एंट्री को सेव करा था, क्या करा था मैंने, इस एंट्री को सेव करा था, तो मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कैश बैलेंस गोइंग नेगेटिव, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। क्या लिख के आया था, कैश बैलेंस गोइंग नेगेटिव, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। इस टॉपिक का मतलब था कि आपकी कंपनी में तो पैसा है ही नहीं, आप कैसे पैसा पे कर रहे हो। तो ये मैसेज जब आता है तो आप समझ जाना आपका कैश नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है पेमेंट करने का। दूसरा, अगर मैंने कमल को कुछ पैसे दिए हैं, 20,000 रुपए दिए, ठीक है, लेकिन मैंने उसके अकाउंट में क्या करें, ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करें,
तो हमारे पास एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड और क्रेडिट अमाउंट, ये हमारे पास मैसेज आता है, चलिए आता है। इसके बाद मैंने क्या बनाया, पीएनबी का एक अकाउंट बना लिया, और जब मैं अपने पीएनबी का अकाउंट बनाया तो मैंने ग्रुप में क्या डाल दिया, बैंक, और मैंने F2 करके इसको सेव कर दिया। कितना बैलेंस, मैंने कहा 15,000 रुपए। जब भी हम किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं या चेक देते हैं तो हम नरेशन में लिखना पड़ेगा चेक नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कमल को कितने दिए, 15,000 रुपए पैसा दिया, लेकिन कहां से दिया है, बैंक के थ्रू दिया है। किसके थ्रू दिया है, बैंक के थ्रू दिया है। क्या दिया है, बैंक के थ्रू कमल को पैसा दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्री। ये याद रखें, जब भी आपके पास से पैसा जाएगा तो आप उसके लिए क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ऑफिस का रेंट दिया है 1,000 रुपए, मेरा ऑफिस का 10,000 रुपए रेंट था, मैंने किस में दिया है, कैश। किसको दिया है, बाय अमित को दिया है। ये शॉर्ट नरेशन डाल सकते हो जिससे आपको थिंकिंग रहेगी, कल को आपने पैसा दे दिया, कल को कहेगी मैंने पैसा नहीं है, तो सर आपका अमित नाम का लड़का आया था, मैंने उसको पैसा दे दिया। तो आप यहां से इसकी पहचान भी कर सकते हैं। नमस्ते, ठीक है। दूसरा, मैंने अपने लड़के को सैलरी दी है, क्या दी है, सैलरी दी है, 1,500 रुपए दिए। कैसे दिए, कैश में दिए। किसको दिए, तो नरेशन में नाम डाल दूंगा, सूरज को दिए, ठीक है। अब मेरे लड़का एक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा है, बैंक के थ्रू एक लड़के के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करी है, ठीक है। तो मैंने बैंक से दी तो क्या हो जाएगा, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, नरेशन में क्या लिख दूंगा, बैंक ट्रांसफर, ठीक है, और सेव कर दूंगा। सिंपल, मतलब कॉमन सी चीज समझ लो कि जब मुझे पैसा देना हो तो पेमेंट करेंगे, जब पैसा लेना हो तो रिसीव करेंगे, कोई दूसरी थिंकिंग हम रखेंगे ही नहीं माइंड में। क्लियर है, कोई इश्यू है इसमें अंदर किसी को, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब हमारे पास पैसा आएगा तो उसके लिए हम क्या मारते हैं, रिसीव मारते हैं। क्या मारते हैं, रिसीव। जैसे मुझे बोलो रोहित ने 2,000 रुपए दिए, किसने दिए, रोहित ने, तो मैं यहाँ तारीख डालूंगा, किसने दिए, रोहित ने दिए। तो यहाँ पर रोहित का अकाउंट नहीं, तो F3 करके मैंने रोहित का अकाउंट बना लिया। ग्रुप में क्या डाल दिया, सन्डी डेप्टर्स। डेप्टर्स कौन होते हैं, ये मेरे वो लोग होते हैं जिनको मैं सेल करता हूँ, जिनसे मुझे पैसा लेना होता है। मैंने बोला मुझे इसे 15,000 रुपए कैश में दिए। क्या दिए, मुझे 15,000 रुपए कैश में दिए। एक चीज आपने नोटिस नहीं करी होगी सर, कि जब भी हम किसी को पैसा रिसीव करते तो यहाँ पर सी आता है, क्या आता है, सी आता है। और अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा डी आता है, ठीक है। तो बीजी ने फैसिलिटी इसलिए करी कि बस आपको अकाउंटिंग नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, बस आप हमेशा ये थिंकिंग रखें जिसको पैसा देंगे आप दोनों कंडीशन में, रिसीव पेमेंट में पार्टी का नाम आप ऊपर डाल के चलेंगे, दूसरा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने पहले बताया जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है और जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट। जैसे हम पेमेंट करते हैं तो उसको पैसा मिलता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, और जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कॉमन सी बात थी, तो इसका हमें यहाँ पर बेनिफिट हो। आपके माइंड में सेटअप ये करना है कि जब भी जिसको पैसा देंगे या पैसा लेंगे सबसे पहले उसका नाम डालेंगे, नीचे जो सोर्स हो जैसे कैश, बैंक हो, जो भी हो वो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है सर। इसको सेव कर देंगे। अब रोहित ने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए की आरटीजीएस करी है। आरटीजीएस क्या होती है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये कितने से कराई जाती है सर, पता है कुछ आपको इसके बारे में? जब कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में 2 लाख से ऊपर की अमाउंट सबमिट करवाता है तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम होता है आरटीजीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होती है, रियल टाइम। अब रोहित ने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए की आरटीजीएस करी, तो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखूंगा और नरेशन में डाल दूंगा आरटीजीएस, और ग्रुप में बैंक अकाउंट आरटीजीएस होता है ना, आरटीजीएस, और सेव कर दूंगा। क्लियर हो गया। अब रोहित ने मेरे अकाउंट में 1,75,000 रुपए की एनएफटी करी, जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। क्लियर हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। तो अब जब भी पैसा आएगा तो रिसीव की एंट्री करेंगे, पैसा जाएगा तो पेमेंट की एंट्री करेंगे। कॉमन कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं सोचना। क्लियर हो गया। उसके बाद कभी कभी सामने वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे किसी कस्टमर के हम काम करते हैं तो हमसे बोलता है कि सामने वाले की पेमेंट आई है। क्या आई है, पेमेंट आई है। पेमेंट हमारे पास आई है तो क्या हो गई, हमारी रिसीव हो गई। तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, रिसीव में, पेमेंट में नहीं करना। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, सर उन्होंने मुझे ये बोला था कि उनकी पेमेंट आई है, तो मैंने पेमेंट में एंट्री कर दी।
क्यों कर दी आपने पेमेंट? क्यों? वो तो गलत हो गया ना। वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास पैसा आया है। नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड है, ठीक है सर। ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है किस तरह से आपको करना है। कोई इश्यू इसमें आगे समझ में सर? हेलो, रिसीव पेमेंट बतानी है दोबारा आपको? हेलो, रिसीव पेमेंट बतानी है। अब आती है जनरल। मेरी लैंग्वेज में समझे तो जनरल का मतलब होता है जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी नॉर्मल भाषा में कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, वैसा अकाउंट्स की नज़र में एक होता है जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल होता है। सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि इतनी बड़ी बात को? आप जितनी एंट्री रिसीव सेल पेमेंट से करते हो वो सारी एंट्री हम जनरल से कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि मैंने रोहित को 2000 रुपए दिए, मैंने कमल को 2000 रुपए दिए। कमल को पैसा मिलेगा तो कमल क्या होगा? डेबिट होगा। हमारे पास से पैसा जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो करेंगे। अब किसको पैसा मिला है? कमल को, तो कमल हमारे पास से यहाँ पर सबसे पहले रिसीव में आगे, जबकि हमें जाना चाहिए था जनरल में। तारीख सिलेक्ट करी मैंने और मैं लिखा कमल के पास से पैसा आया है, कमल को पैसा मिला, तो कमल क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या हो गया? कमल हमारा डेबिट हो गया। क्या हो गया? कमल हमारा डेबिट हो गया। कितने अमाउंट से? मैंने यहाँ लिख दिया 20 अमाउंट से, 20,000 अमाउंट से हमारा कमल डेबिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कमल को पैसा मिल गया। क्या मिल गया? कमल को पैसा 20,000 रुपए मिल गया और हमारे पास से पैसा चला गया। सी का मतलब होता है जिसके पास से पैसा जाता है, या सी की डेफिनेशन थी क्रेडिट कि जिसके पास से पैसा जाता है। डी मतलब क्या होता है? डेबिट, जिसको पैसा मिलता है। डी मतलब क्या होता है? जिसको पैसा मिलता है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। ये तो हमारी पेमेंट की एंट्री हो गई जो हम लोग नॉर्मल करते थे। अगर मुझे सेल की एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने सोची मैंने कैश में 1000 रुपए की सेल करी, तो मैं, बहुत से कस्टमर क्या करते हैं कि वो लोग इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते, खाते मेंटेन करके चलते हैं कि मुझे पार्टी से कितना लेना है, पार्टी को कितना देना है, वो इतना सोचते हैं। तो उस एंट्री वो जनरल से एंट्री मरवाते हैं। उसने बोला मुझे 1000 रुपए की मैंने कैश में माल बेचा है। क्या करा? मैंने कैश में माल बेचा है। तो जब भी पैसा आता है तो पैसा क्या होता है? डेबिट। तो ऊपर क्या लिख देंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमें पैसा मिला। कितना? 1000 रुपए। हमारे पास से क्या गई? तो हमारे पास से सेल हुई, तो नरेशन में क्या डाल देंगे? सेल। हमारा क्या अकाउंट क्रिएट हो गया सर? सेल का अकाउंट क्रिएट हो गया। क्या हो गया सर? हमारा अकाउंट, सेल का अकाउंट क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट? क्योंकि सेल हमारी क्रेडिट होती है और परचेज हमारी डेबिट होती है। मैंने पहले बताया था डेबिट का मतलब जो चीज आती है वो डेबिट होती है। जो परचेज में तो आती है हमारे पास, सेल में हमारे पास जाती है, तो इसलिए सेल हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब भी आपकी सेल की एंट्री होगी तो सेल की एंट्री 3 तरीके से हो सकती है। एक तो उधार में सेल होती है, ठीक है, जिसमें हमें आपको पार्टी, जहाँ कैश लिखा था उस समय आप क्या लिखोगे? उस समय आपको पार्टी का नेम लिखोगे, ठीक है। दूसरा, आप कैश से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपको, तीनों कंडीशन में यहाँ पर पार्टी का नाम ऊपर, अगर कैश बोलूंगा तो कैश यहाँ लिखना है, उधार बोलूंगा तो पार्टी का नाम लिखूंगा, और यहाँ बैंक होगा तो यहाँ बैंक लिख के सेव कर दूंगा, ठीक है सर। ये मेरी सेल की एंट्री हो गई, ठीक है। अगर मैंने किसी से 10,000 रुपए की नगद में परचेज करी तो क्या करूंगा? तो मैं यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा। क्यों डेबिट करा? क्योंकि मेरे पास वो चीज आ रही है और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कॉमन से समझिए ना आप। सोनू, आप किसी 10,000 रुपए का माल खरीद के लाते हो तो आप पैसा देते हो, अभी तो माल देता है वो। आपके पास से क्या गया? कैश गया ना, तभी तो उसको पैसा मिला है। तो कंपनी में दो चीज को सबसे पहले सोचना है, अपने कैश बैंक, मालिक तक को नहीं सोचना। मालिक एक कंपनी का पैसा लगाया, पैसा निकालेगा तो पेमेंट की एंट्री करूंगा, पैसा डालेगा तो रिसीव की। हमें कैश को सोच के चलना है, हमें बिजनेस को सोचना है, मालिक से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम कैश आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट, या जनरल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग करते करते हैं। क्या हुआ? उसके बाद जो जर्नल सबसे ज्यादा यूज होती है वो एक फिक्स एसेट एंट्री के लिए यूज होती है। सर फिक्स एसेट एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो हम लंबे समय तक के लिए यूज करते हैं। फिक्स एसेट्स हमारी कौन सी संपत्ति होती है? ये वो संपत्ति होती है जो हम लंबे समय तक यूज करते हैं। जैसे आप समझिए मेरा ये कंप्यूटर का बिजनेस है, या कंप्यूटर मेरी इंस्टीट्यूट है, मैं कंप्यूटर को चलाता हूँ,
ठीक है। अब जिस कंप्यूटर से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये मेरे लिए क्या है, फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि इसको लंबे समय तक यूज करूंगा। क्या करूंगा? लंबे समय तक मैं इसको यूज करूंगा। क्या करूंगा? मैं इसको लंबे समय तक यूज करूंगा। ये तो नहीं है कि मैं 1 करोड़ की मशीन आज लाया और कल बेच दूं, नहीं बेच सकता ना, वो मेरी क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। मैं उसकी एंट्री परचेज में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका एक रीजन है। अगर मैं इसके अंदर एंट्री कर दूंगा तो मुझे हमेशा स्टॉक बताएगा कि मेरे पास इतने अमाउंट का स्टॉक हैगा। क्या है मेरे अमाउंट का? इतने अमाउंट का मेरे पास स्टॉक है। लेकिन वो तो मेरा स्टॉक है नहीं ना, वो तो मेरी संपत्ति है, और तो मैं इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो उसकी एंट्री हम कहाँ से करते हैं? हमेशा जर्नल एंट्री से ही करते हैं। कहाँ से करते हैं हम लोग? जर्नल एंट्री से। अब मैंने बोला मैंने कंप्यूटर परचेज करा। क्या करा? कंप्यूटर परचेज करा। तो मैंने यहाँ पर F3 करके बनाया कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर्स। ग्रुप में क्या डाल दिया? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्यों डाला? क्योंकि मेरी वो संपत्ति जिसको मैं लंबे समय तक के लिए यूज करूंगा। जैसे ही मैंने फिक्स एसेट डाला, देखो एक टॉपिक खुल के आएगा जिसके ऊपर लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट कंप्यूटर्स। ठीक है सर, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो किसी भी चीज की वैल्यू को कम कर जाए। जैसे आप ही समझिए मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, आज 1 लाख का लाया हूँ, कल क्या इसकी कीमत 1 लाख रुपए रहेगी? क्या 1 लाख रहेगी सोनू? रहेगी? नहीं रहेगी ना, कुछ कम तो होगी। तो मैंने बोला 10% वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हिंदी में जाएं तो हरास बोलते हैं। अगर आप 11th और 12th पढ़ी होगी तो आपके पास एक होगा मूल्य हरास का टॉपिक था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को किस तरीके से कम करते हैं। अगर आपके पास इको भी होगी तो आपको बताया कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है, तो वो हरास के पैटर्न में ही आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो मैंने माना कि जो आइटम मैं खरीदूंगा उसकी 1 साल में उसकी वैल्यू कितने % कम हो जाएगी? 10%। और मैंने सेव कर दिया। मैंने बोला कितने खरीदा? 1 लाख रुपए का। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10 लाख रुपए डाल दिया और मैंने लिख दिया कैश। तो इसका मतलब मेरी क्या हो गई? 10 लाख रुपए की संपत्ति मेरे स्टॉक में आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये फिक्स एसेट की एंट्री हमें हर साल करनी होती है जब भी हम कोई नई फिक्स एसेट करेंगे। एक एंट्री और करनी होती है। क्या एंट्री होती है? वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। ये एंट्री हमें हर साल 31/3/2000 जो भी आपका सन चलेगा उसको माननी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी? जो भी आपका सन चल रहा है वो मान। सर ये एंट्री क्यों मार रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं 10 लाख रुपए की चीज खरीद के लाया तो उसकी 1 साल में उसकी वैल्यू कम तो हो जाएगी। तो हम 31 तारीख को ही सोचते हैं कि हमारी वैल्यू जितने % कम होगी उसको यहाँ कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने %? 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितने % कम हो जाएगी हमारी? 1 लाख रुपए कम हो जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन ये होता है, ये हमारा खर्चा होता है। क्या होता है? कंपनी का खर्चा होता है जो हमारा बैलेंस शीट के P&L अकाउंट में इफेक्ट करता है डेबिट साइड में। ठीक है प्रसाद जी? ठीक है, तो आपको जब भी 1 साल, जैसे आप 31 मार्च आ रही है तो आप जो भी एंट्री करोगे वहां क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जितनी आपकी फिक्स एसेट होगी वो डाल दोगे। ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है सर? ठीक है, तो फिक्स एसेट की एंट्री यही होगी। पहले खरीदना होगा तो आपकी फिक्स एसेट ऊपर आ जाएगी और कैश नीचे आ जाएगा, या बैंक जो भी हो। और जब आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या करेंगे? जब आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऊपर करेंगे और फिक्स एसेट को नीचे कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री ना ही रिसीव से कर सकते हो, यही एंट्री ना ही आप पेमेंट से कर सकते हो। ये एंट्री आप कहाँ से करेंगे? जनरल से ही कर सकते हैं। अब अगर ओल्ड प्लस एल करके लेयर देखेंगे तो आप फिक्स एसेट्स का, तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपको कितने % उसकी वैल्यू कम हो गई। अब कितने लाख की फिक्स एसेट बची मेरे पास? 9 लाख की। 10 लाख की खरीदी थी, 1 लाख की वैल्यू कम हो गई, बैलेंस कितना रह गया? 9 लाख। ऑटोमेटिक एंट्री मारी है ना, ऑटोमेटिक कहाँ से हो गई? ठीक है, तो ये आपकी जनरल की डेफिनेशन थी। ठीक है सर, और समझ में आ गया? अब इसके बाद आती है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा की कंडीशन 2 ही केसेस में यूज होती है। कौन सी केसेस में यूज होती है? 2 केस। पहला, बैंक में आप पैसा डालते हो कैश में, या बैंक से पैसा कैश में निकालते हो, तो क्या मारोगे आप? कॉन्ट्रा। जैसे एग्जांपल बोलिए कि आज मैंने 1 लाख रुपए का बैंक अकाउंट खोला है। क्या खोला है? 1 लाख रुपए आज मैंने बैंक में कैश में डाल के अकाउंट खोला है। तो बैंक को पैसा मिला, जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। यही तो बताया था मैंने, जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है? हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए
तो मैंने यहाँ बोला बैंक को पैसा मिला, तो बैंक क्या हो जाएगा हमारा डेबिट, और हमारे पास से क्या गया कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बैंक से 1000 रुपए एटीएम से निकाले, क्या निकाले, एटीएम से निकाले, तो मेरा क्या बढ़ेगा, पैसा आएगा मेरे पास, कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि सर किसी ने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए की आरटीजीएस करवाई है, तो सर कॉन्ट्रा मारेंगे या रिसीव की एंट्री मारेंगे। मैंने बोला कि रोहित ने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए की आरटीजीएस कराई है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कराया, तो प्रसाद जी आपके हिसाब से क्या एंट्री मारेंगे इसमें। हेलो, कौन सी एंट्री मारेंगे, कॉन्ट्रा होगी। सोनू आपके हिसाब से क्या एंट्री होगी, लेखराज। प्रसाद जी कैसे कॉन्ट्रा की एंट्री होगी, मैंने अभी क्या बताया, कॉन्ट्रा 2 ही रिसीव की होगी, क्योंकि इसमें पार्टी का नाम आ गया है ना, किसी रोहित ने मुझे दिए हैं, रोहित ने दिया ना, तो मुझे क्या मतलब रोहित ने दिया या किसने दिया, तो रोहित नाम लिखूंगा। अगर आप कॉन्ट्रा में एंट्री करने जाओगे ना, जैसे आप रोहित का नाम लिखोगे, रोहित यहाँ शो ही नहीं होगा। यहाँ पर 2 ही अकाउंट होंगे, या तो कैश या बैंक, या वो अकाउंट शो होगा जिसके अकाउंट में ग्रुप में बैंक अकाउंट आपने लिखा होगा। ठीक है सर, मैंने किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए की ट्रांसफर करी है, मैंने करी है, मतलब कंपनी ने करी है, तो क्या उसके अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, पेमेंट मारेंगे, रिसीव मारेंगे, प्रसाद जी कॉन्ट्रा मारेंगे या पेमेंट मारेंगे। हमने किसी पार्टी को दिए हैं, पेमेंट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें पार्टी सब आ गया। मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जाके डिपॉजिट करें, कॉन्ट्रा मारूंगा। मैंने एटीएम से पैसा निकाला है, कॉन्ट्रा मारूंगा। ठीक है, जब कैश और बैंक वर्ड साथ में सिमिलर आएगा, या बढ़े या घटे, तो कॉन्ट्रा आएगा। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया किस तरह से हमने रिसीव करते हैं, किस तरह से हम पेमेंट करते हैं, किस तरह से हम जनरल करते हैं। आप कोशिश यही करना कि आप सारी एंट्री जनरल से करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपको जनरल क्लियर होने लगेगा तो आप बिजी में एनीथिंग कुछ भी करना कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर। तो आज समझ में आया किस तरह से हमने कॉन्ट्रा करी, पेमेंट करी और रिसीव करी। कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको कॉन्ट्रा रिसीव से रिगार्डिंग, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल ऑफ होता है हमारा, मंडे हम लोग इंस्टीट्यूट बंद रखते हैं, तो ट्यूसडे सेम टाइम 10 o'clock आपसे मिलता हूँ मैं। ठीक है, आपकी ट्यूसडे से संडे 6 डे क्लास होगी, बस मंडे आपका ऑफ होगा। ठीक है, और जो संडे क्लास होगी वो आपकी 9:40 स्टार्ट होगी और 10:20 चलेगी। ठीक है, और जो भी आपके अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका टैक्सेशन स्टार्ट कराऊंगा मैं। ठीक है, उसकी थ्योरी मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। तो देखिए मैंने किस तरह से अभी एक कस्टमर को ऑनलाइन क्लास दी, मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैंने क्लास कहाँ दी, उत्तराखंड में दी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना, तो आप गो टू मीटिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। या तो आपने फ़ोन पे क्लास लेना चाहें तो फ़ोन पे ले सकते हैं, टैबलेट पे लें, या लैपटॉप या किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ पे आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल लाइव क्लास होती है, इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि आप सोचते हो कि रिकॉर्डिंग कर रखी है वही पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती है। आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या जो मैं आपको क्वेश्चन समझा चाहूँ समझा सकता हूँ। बिल्कुल लाइव क्लासेस होती है, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।